स्पीकिंग की जहाँ तक बात है सर कि वो मेरी हॉबी है और मैं बचपन से उसको परस्यू कर रहा हूँ। मेरे एक शिक्षक थे स्कूल के समय में, साइंस सर जो थे सर हमारे, उन्होंने मुझे गाइड किया था। ये फिनटेक चीज क्या है और भारत में रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसकी क्या भूमिका रही है? फिनटेक में फाइनेंशियल सर्विसेज में टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करना फिनटेक कहलाता है। ये एक राइजिंग सेक्टर है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं भारत में उत्पन्न हो रही है और जब से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, डिजिटल इंडिया शुरू हुआ है भारत में, उसके बाद से फिनटेक का बहुत महत्व बढ़ गया है सर। इंडिया और चाइना के बीच में कई राउंड वार्तालाप हो चुके हैं मगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या कारण है? सर चाइना का विस्तारवादी जो नज़रिया है उसकी वजह से उधर से प्रोग्रेस में दिक्कत हो रही है और सर ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं, जैसे बाउंड्री का सेटलमेंट अभी तक नहीं हो पाया है और चाइना में लोकतंत्र उस तरह से भारत जैसा लोकतंत्र वहाँ पे फल फूल नहीं पाया है। मैं आई कम सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाइए सर, प्रकाश बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। सत्य प्रकाश, आप, मुझे लगता है आप केवल बड़ी बड़ी बातें बनाने में, पब्लिक स्पीकिंग विश्वास रखते हैं। आप मूल रूप से पलायनवादी हैं। आपने कंप्यूटर साइंस में लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे, फिर सॉफ्ट सोशलॉजी ले लिया, सर्विस छोड़ के भागना चाहते हैं। आप सरकारी सेवा में कठिनाइयों को कैसे फेस करें? मैं क्यों न मानूं कि आप पलायनवादी हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या कहते हैं आप? सर पलायनवादिता अगर होती तो अब तक मैं शायद ये फील्ड छोड़ के जा चुका होता, क्योंकि 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ और एक बार भी मेरे दिमाग में यहाँ से पलायन करने का ख्याल नहीं आया। मैं सर परसिवरेंस में विश्वास रखता हूँ और पब्लिक स्पीकिंग की जहाँ तक बात है सर कि वो मेरी हॉबी है और मैं बचपन से उसको परस्यू कर रहा हूँ। मेरे एक शिक्षक थे स्कूल के समय में, साइंस सर जो थे सर हमारे, उन्होंने मुझे गाइड किया था एंड इट हेल्प मी अलॉट। वेरी नाइस। आप पब्लिक स्पीकिंग में विश्वास रखते हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। जी सर। आप मुझे मान लीजिए यहाँ बताना पड़ा तो आजकल देश में बहुत चर्चा है सेकुलरिज्म, जी सर, कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म। एज ए पब्लिक स्पीकर तीनों को आप कंसेप्ट को समझाइए। सर फंडामेंटलिज्म रूढ़िवादिता, लोग उसमें अपने फंडामेंटल्स को जो जिसमें विश्वास करते हैं उसको परम सत्य मानते हैं, फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं। कम्युनलिज्म में सर सांप्रदायिकता उसको कहते हैं। सांप्रदायिक लोग जो हैं वो अपने विश्वास को दूसरों के इक्वल एंड दूसरों के ऑपोजिट मानते हैं कि जो हम मान रहे हैं, जो हमारे विश्वास है, उसका फुलफिल तभी हो सकता है जब सामने वाले का नुकसान होगा उससे, या उनका अगर फुलफिल हो रहा है तो हमारा कुछ ना कुछ उसमें नुकसान जाएगा। तो ये सांप्रदायिकता को जन्म देता है सर। और तीसरा सेक्युलरिज्म की जहाँ तक बात है, सेक्युलरिज्म सर एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सबको समाहित करके चला जाता है, हर धर्म के लोगों को समाहित करके चलने की बात होती है कि सबका रिस्पेक्ट किया जाए। ये एक राजनीति में धर्म और राजनीति को अलग अलग करके अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए सेक्युलरिज्म की आवश्यकता होती है। क्या आपको ये महसूस होता है या नहीं होता है कि भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की प्रगति बाधित हुई है, भारत में विभेद बढ़ा है? हमारे बगल में कई मुस्लिम देश है जिनका एक खास धर्म से लिंक है, वहाँ के प्रोग्रेस में तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्यों सेक्युलरिज्म जरूरी है हमारे देश के लिए? सर जैसा आपने बताया कि एक खास धर्म ही है वहाँ पे, भारत के हमारे धर्म में भी सर विविधता है और बहुत ज़्यादा विविधता है, उत्तर से दक्षिण में, पूरब से पश्चिम में। तो एक कोई खाका तैयार करना एक पर्टिकुलर धर्म के लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट है भारत में। और उसके बाद जहाँ तक रही बात, तो धर्म भी बहुत सारे हैं सर। 4 धर्मों का तो उदय ही हमारे यहाँ हुआ है सर। हिंदुज़म, सिखिज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म, इनका उदय हुआ। इस्लाम भी बहुत मात्रा में है, उसको फॉलो करने वाले लोग, उनकी भी आबादी है। तो सेक्युलरिज्म सर मैं नहीं मानता कि ये बाधा उत्पन्न करता है। सेक्युलरिज्म ने हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, उसकी वजह से आज हमारे देश में लोकतंत्र मौजूद है। जबकि आस पड़ोस में देखेंगे तो जहाँ पे सर एक ही धर्म है, उसके बाद भी कई बार वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन भारत में आज तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। सेक्युलरिज्म की जड़ें सर लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत सहायक रही हैं भारत में। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और काम भी किया सॉफ्टवेयर फील्ड में। जी सर। ये फिनटेक चीज़ क्या है और भारत में रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसकी क्या भूमिका रही है? आप समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक रूरल एरिया में। सर फिनटेक में फाइनेंशियल सर्विसेज में टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड करना फिनटेक कहलाता है। ये एक राइजिंग सेक्टर है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं भारत में उत्पन्न हो रही है
और जब से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, डिजिटल इंडिया शुरू हुआ है भारत में, उसके बाद से फिनटेक का बहुत महत्व बढ़ गया है सर। आज हम देख रहे हैं कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में जैम ट्रिनिटी का बहुत बड़ा योगदान था, जो फिनटेक सेक्टर से ही रिलेटेड है। इसमें सर जनधन खाता खुलवाया गया, आधार और मोबाइल के मदद से सर बहुत सारे लगभग 50 करोड़ के आसपास नए खाता खुले गए और ऐसे ऐसे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा गया जो पहले जिनके पास बैंकिंग नहीं थी और उनकी योजनाओं में उन योजनाओं का लाभ पहुंचने में उनके पास बीच में बिचौलिए आ जाते थे या फिर उनके पास जो जितना पहुंचना चाहिए, जो उनका हक था, वो पहुंच नहीं पाता था। फिनटेक के माध्यम से आज हो रहा है और छोटे उद्योग भी सर बहुत विकसित हो रहे हैं। आज कोई सब्जी वाला, फल वाला, हर कोई यूपीआई से पेमेंट ले रहा है। तो फिनटेक का विकास आज सर हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। थैंक यू। वीकनेस में कुछ दिया नहीं, आपकी कोई वीकनेस नहीं है क्या? सर मैं लिखने ही जा रहा था, मुझे एक अच्छा वर्ड नहीं मिल पा रहा था, तो मैं सोच रहा था। अब तक तो आ गया होगा, बताइए क्या जी वीकनेस सर। आपकी? सर थोड़ा सा पेशेंस की कमी हो जाती है, कभी कभी अधीरता आती है सर। लैक ऑफ पेशेंस मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो तो स्ट्रेंथ है। पेशेंस नहीं हो, कोई चाहता है जल्दी अचीव करना, वो तो स्ट्रेंथ है। जी सर, उससे कभी कभी थोड़ा सा ट्रैक का डेविएशन भी हो जाता है कि अधीर हो गए तो फिर किसी चीज़ को दोबारा से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा वीकनेस। आप डीएसपी फर्स्ट चॉइस दिया है। कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट की क्या खासियत है? पुलिस कमिश्नरेट की खासियत सर, सॉरी, सभी जगह तो कमिश्नरेट नहीं होता ना जी पुलिस सर। का। दिल्ली कमिश्नरेट है, उसकी क्या खासियत है पुलिस में? सर यहाँ पे पुलिस को सीधा आदेश जो पुलिस के वहाँ पे अधिकारी होते हैं उनसे मिलता है, ना कि प्रशासन के आईएएस और इनसे होता है। इतना ही ज्ञान है सर मुझे इस बारे में। जेल में क्या रिफॉर्म्स, जेल सुपरिटेंडेंट आप बनना चाह रहे हैं, इसमें क्या रिफॉर्म की बात की जा रही है? किस लॉ से आ रहा है रिफॉर्म बनाने की बात हो रही है? सर लॉ तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है सर, लेकिन जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है जेल में, तो हमारे देश में जेल्स ओवर क्राउडेड हैं। या वो तो ओवरऑल बात है, वो नहीं, आप लॉ नहीं जानते जिससे जी हो रहा है। ठीक है। सॉरी। सोशियोलॉजी, कार्ल मार्क्स का फिलॉसफी को क्या कहते हैं? वो किस माध्यम से कह रहे हैं सोसाइटी का प्रोग्रेशन होगा? सर कार्ल मार्क्स की थियरी को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। वो अर्थव्यवस्था को समाज का आधार मानते हैं। उनका मानना है कि समाज में जो भी परिवर्तन आते हैं वो अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को परिलक्षित करता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिवर्तित होगी वैसे वैसे। क्या वो थ्योरी क्या दिए हैं? किस तरह से होगा? समझौते से होगा? किस तरह से नहीं होगा? सर, वो रिवॉल्यूशन से होगा। लास्ट में जाके वो उनका मानना है कि कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आएगा, जो वो डिक्टेटरशिप ऑफ। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है सर प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उसके बाद प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद सर कैपिटलिज्म, फिर उसके बाद सोशलिज्म और कम्युनिज्म। फ्यूडलिज्म नहीं है बीच में? सॉरी सर, मैं मिस कर गया। अच्छा, उसका सोशलिज्म के बाद? सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म वर्ल्ड में कहीं भी आया? कहाँ पे आया? सर कम्युनिज्म की जो कार्ल मार्क्स की अवधारणा थी उसमें एग्जैक्टली वैसा तो कहीं नहीं हो पाया सर। सोशलिज्म तक तो रशिया ने फॉलो किया था, यूएसएसआर में। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या अंतर है? क्या दोनों में फ़र्क है? सोशलिज्म में सर जो प्रोलेटेरियत है, जो नीचे वाला वर्ग है, वो सत्ता पे काबिज होगा, और कम्युनिज्म में फिर शासन व्यवस्था की उस तरह से आवश्यकता नहीं रहेगी, सब कुछ अपने आप स्मूथ हो जाएगा। सोशलिज्म के आने के बाद, जो सोशलिज्म के बाद ही ये मॉडल फेल हो गया, इसलिए इसको यूटोपिया भी कहते हैं। कि जो इसके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये अवधारणा केवल थियोरेटिकल है, ये तो हो नहीं कार्ल सकती। मार्क्स और हीगल में कोई डिफरेंसेस था आपस में? इनमें कुछ मतभेद क्या था उनका विचार में? सर कार्ल मार्क्स और हीगल के संबंध के बारे में कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने हीगल को अपसाइड डाउन कर दिया। तो हीगल का जो विचारधारा था सर, हीगल का था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और इनका था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो सर वो डायलेक्ट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, बिहार, क्योंकि आप यूपी से हैं, जी सर, दोनों के उसमें क्या आपको अंतर मेजर नज़र आता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी इकोनॉमी, सोसाइटी, बिहार और यूपी में कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं दोनों में? मेजर डिफरेंस है कुछ एज एन आउटसाइडर सपोज हम आ रहे हैं, आप क्या बतलाएंगे? बिहार और यूपी में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको?
सर यूपी काफ़ी बड़ा होने की वजह से यूपी में विविधता ज़्यादा है आज के प्रेजेंट डेट समय में। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी भिन्नताएं हैं, लेकिन बिहार आज का जो बिहार है वो होमोजीनियस है कुछ हद तक उत्तर प्रदेश की बिहार तुलना का में। स्टेट बर्ड क्या है? सर स्पैरो। एनिमल? एनिमल सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में? सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। सॉरी। मिस्टर सत्य प्रकाश, यस सर। आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं, जी सर। तो न्यूट्रल पिच क्यूरेटर क्यों नहीं? समझे? न्यूट्रल पिच क्यूरेटर क्यों नहीं? सर क्यों नहीं तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। आपका क्या विचार है? ये विवाद सर बहुत उठता नहीं, है। आपका क्या विचार है? बस अपना विचार बताइए। होना तो चाहिए सर न्यूट्रल पिच क्यूरेटर भी, लेकिन चूंकि जो ग्राउंड का मेंटेनेंस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसको आप न्यूट्रल पिच क्यूरेटर रखेंगे तो आपको 24/7 उस ग्राउंड पे स्टाफ चेंज करना पड़ेगा, जो कि बाहर से लेके आना पड़ेगा, और किसी न किसी केस में वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। किसी भी देश से लेके आते हैं और बायलैटरल सीरीज उस देश के साथ हो गई तो फिर वो पिच क्यूरेटर न्यूट्रल नहीं बन पाएंगे। एक पर्टिकुलर पिच के लिए हर बार आपको लेके आना पड़ेगा क्यूरेटर्स को। तो ये क्या आप सोचते हैं कि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, या क्योंकि क्रिकेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वही व्यवस्था मेंटेन करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम है? आपके विचार में क्या लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ला नहीं सकते हैं, कोई उस पर निगरानी नहीं रख सकता है? इज़ दैट द प्रॉब्लम, या क्योंकि ये अपना माइंडसेट नहीं बदलना चाहते? सर लॉजिस्टिक्स तो क्रिकेट बोर्ड्स के पास पैसा बहुत है, तो वो अगर चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ला नहीं सकते या फिर वो अपना विचार नहीं बदलना चाहते। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि होम टीम को थोड़ा एडवांटेज दिया जाता है कि इज़ दैट करेक्ट? वो सही है? सर कुछ मामलों में तो ठीक है कि अगर होम टीम है तो बायलैटरल सीरीज़ जो आजकल हो रही हैं वो दोनों जगह हो रही हैं, एक होम और अवे भी हो रही हैं, तो होम में थोड़ा सा एडवांटेज इस मामले में अगर दिया जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा पिच का जो आईसीसी मूल्यांकन करती है तो बाद में न्यूनतम ना आए तब तक तो अच्छा, चल सकता ठीक है। तो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जी सर। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे प्रधानमंत्री जीत के आए हैं। जी सर। नाम बताइए उत्तर प्रदेश से जितने प्रधानमंत्री जीत के आए। सर श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी आते थे फूलपुर से, इलाहाबाद से। फिर सर वीपी सिंह जी भी थे। फिर सर श्री चंद्रशेखर, वो मेरे बलिया से ही थे। फिर सर नरेंद्र मोदी जी भी काशी से आते हैं। इनके नाम रिकॉल कर पाए। और लाल बहादुर शास्त्री भी वहाँ से थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सॉरी सर नहीं पता है। राजीव गांधी जी सर, राजीव वो गांधी भी आते थे जी वहाँ सर। से। मगर फिर भी इतने सारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, मगर उत्तर प्रदेश अभी भी बैकवर्ड स्टेट में से गिना जाता है। क्या ये सभी के सभी जो महान नेता हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जी सर, क्या ये एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, एज एन एमपी फेल हो गए? नहीं सर, ऐसा मूल्यांकन करना थोड़ी बेईमानी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के पास जाने पे उसके बाद सर उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो उस तरह से एज एमपी फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हमारे पास उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य हैं जिन्होंने बहुत प्रगति करी है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के पीछे कई सारे ऐतिहासिक वजहें भी हैं सर, लेकिन अब आज के डेट में उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, उत्तर प्रदेश का जो बाउंड्री है वो कितने देश को टच करती है? उत्तर प्रदेश की बाउंड्री सर बस एक नेपाल को टच करती है। चाइना को भी? सर उत्तराखंड था तब तक चाइना को टच करती थी, अब नहीं करती। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है सर, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो इंडिया और चाइना के बीच में कई राउंड वार्तालाप हो चुके हैं, जी सर। मगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या कारण है? सर चाइना का विस्तारवादी जो नज़रिया है दुनिया में विस्तार करने के लिए, उसकी वजह से उधर से प्रोग्रेस में दिक्कत हो रही है।
और सर ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं, जैसे बाउंड्री का सेटलमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, उस पर बातचीत चल रही है बाउंड्री सेटलमेंट के लिए, उसकी भी दिक्कतें हैं सर। और चाइना में लोकतंत्र उस तरह से भारत जैसा लोकतंत्र वहाँ पे फल फूल नहीं पाया है, तो चाइना तो की लोग कहते हैं कि चाइना चैलेंज, तो 3 या 2 मुझे ऐसे रास्ते बताइए जिससे कि इंडिया ये चाइना चैलेंज को मीट कर सकती है। चाइना चैलेंज को मीट करने के लिए सर चाइना के साथ इक्वल टर्म्स पे बातें होनी चाहिए। चाइना के सामने आप सरेंडर करेंगे तो चाइना, ऐसा नहीं है कि आपने कोई समझौता किया अगर नीचे रह के तो चाइना उस पर अग्री कर जाएगा। चाइना फिर अगली बार आपसे कुछ ना कुछ एक नया विवाद खड़ा करेगा। अच्छा, दूसरा रीजनल ग्रुपिंग्स का बहुत योगदान रहेगा सर। साउथ एशिया को अगर मजबूत किया जाए, साउथ एशिया में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, तो चाइना के साथ तीसरा कलेक्टिवली बात की जा सकती है। तीसरा सर, साउथ चाइना सी में भी भारत को अपनी मिलिट्री पावर प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। साउथ चाइना सी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, इनका नाम क्या था? सत्य प्रकाश। जी सर। आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, आप जा सकते हैं।